हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। ये इस चैप्टर का बच्चों पार्ट 3 वीडियो है। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में कवर किया है। बाकी पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्लास के लिए काफी यूजफुल कंटेंट, काफी प्लेलिस्ट हमने हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी हैं, तो प्लीज एक बार उनको भी जरूर से जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848। देखो बच्चों, हुआ क्या है। पार्ट 2 मैंने आपको बताया था वियना कांग्रेस ऑफ 1815 के बारे में। ठीक है, वियना कांग्रेस में क्या हुआ था कि जो एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम्स थे, जो मोनार्की थी, उसको वापस रीएस्टेब्लिश कर दिया गया था यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में। लेकिन 1815 की वियना कांग्रेस के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद जो लिबरल्स थे वो अंडरग्राउंड रह के अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे और इस डिसीजन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्हीं प्रोटेस्ट के नतीजे थे जो रेवोल्यूशंस आई 1830 से लेके 1848 के बीच में। इन प्रोटेस्ट के जरिए जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेसी को रीएस्टेब्लिश करना चाहते थे यूरोपियन एंटिटीज में। तो चलिए करते हैं शुरू। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the province of Ottoman Empire, Ireland and Poland। हुआ क्या, जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे, जो 1815 की वियना कांग्रेस के बाद दोबारा किंग्स एस्टेब्लिश कर दिए गए थे यूरोप में, जब वो अपने होल्ड को और ज्यादा कंफर्म कर रहे थे अपनी अपनी एम्पायर्स पे, तो जो नेशनलिज्म था और लिबरलिज्म था, यानी जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, वो भी रेवोल्यूशन की तैयारियां कर रहे थे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि इटली में, जर्मन स्टेट्स में, ओटोमन एम्पायर के कई हिस्सों में, आयरलैंड में, पोलैंड में। ये जो रेवोल्यूशंस थे जिनको लिबरल नेशनलिस्ट्स लीड कर रहे थे, इसको मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट चला रही थी। यानी जो रेवोल्यूशन करने वाले थे, मेनली रेवोल्यूशन को रिकिंडल करने वाले जो लोग थे, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स नहीं थे। अरिस्टोक्रेट एक अलग क्लास है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एजुकेटेड मिडिल क्लास क्रिएट हो गई है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया है, वो मेन पीछे थे इस लिबरल नेशनलिज्म के पीछे। इनमें प्रोफेसर्स आते हैं, स्कूल टीचर्स आते हैं, क्लर्क्स आते हैं और कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स आते हैं। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज से ज्यादातर रिलेट किया करते थे। आगे आता है जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ, वो हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में। जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, देखिए फ्रांस में जो किंग्स थे 1789 में जिनको गद्दी से हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए, वो बॉर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद इन्हीं बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा किंग बना दिया गया था फ्रांस का। तो जो बॉर्बन किंग्स थे जिनको वापस पावर दे दी गई थी 1815 की वियना कांग्रेस के बाद, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने दोबारा फिर से इनको ओवरथ्रो कर दिया। यानी पहले भी मोनार्की को ओवरथ्रो करने वाला फ्रांस था और इस बार भी यही हुआ। फ्रांस ही पहली यूरोपियन कंट्रीज में से बना जिन्होंने आवाज उठाई और किंगशिप को खत्म किया। वो इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स हेड। तो क्या किया फ्रांस ने दोबारा फिर से रेवोल्यूशन किया जुलाई 1930 में। जो बोर्बन डायनेस्टी का किंग, फ्रांस का किंग बना हुआ था, उसको हटाया। लेकिन एक इस बार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी एक उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट्स ऑफ मैन बनाए, अपने सिटीजन्स को अधिकार दिए, लेकिन किंग को उसकी गद्दी से नहीं हटाया। किंग को फ्रांस का किंग बना रहने दिया, लेकिन उसकी पावर को लिमिट कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। व्हेन फ्रांस sneezes, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींक लगाता है, छींक मारता है, तो सारे यूरोप को ठंड लग जाती है। ये कहा था मैटर्निक ने, ड्यूक मैटर्निक ने एक बार ये बात कही थी। वो ये बात किस बात में कहना चाह रहा है कि पूरा यूरोप फ्रांस को फॉलो करता है। ठीक है, ये इस बात का मीनिंग है। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके ब्रुसेल्स में भी एक रेवोल्यूशन हुई, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होके एक अलग एंटिटी, एक अलग नेशनलिटी बन गया।
An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1821 में. इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने भी नेशनलिस्टिक फीलिंग को दोबारा जगाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. देखिए, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1821 में, और जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1830 में फ्रांस में. ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का, यानी टर्की के आसपास की जो एम्पायर रूल करती थी उसका एक पार्ट था ग्रीस. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक्स व्हिच बिगेन इन 1821. जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में फैल रहा था नया नया, उसने ग्रीक्स को इंस्पायर किया, और इसीलिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ 1821 में. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. जो ग्रीस का नेशनलिस्ट स्ट्रगल था उसको सपोर्ट मिला दो जगह से. पहली जगह तो जिन ग्रीक्स को देश निकाला दे दिया गया था, एग्जाइल दे दिया गया था ऑटोमन एम्पायर की तरफ से, उन्होंने दूसरी कंट्रीज में रह के बाहर से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया. और दूसरा, कुछ वेस्ट यूरोपियंस ने जो एंशियंट ग्रीस कल्चर को बहुत सही मानते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे. Poets and artists lauded Greece as cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. बहुत से पोइट्स ने पोएम्स लिखी, आर्टिस्ट ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी क्रिएशंस की, जिसने ग्रीस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया और यूरोप के पब्लिक ओपिनियन को, लोगों की सोच को फेवर में लेके आए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के. अब यहां पे रिलीजन भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था. क्यों? क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर थी उसके रूलर्स मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, जबकि ग्रीस एक मुस्लिम स्टेट नहीं था. तो मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसको जो है यूरोपियन सपोर्ट दिलवाने में पोइट्स और आर्टिस्ट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. द इंग्लिश poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. एक इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, जिन्होंने फंड्स भी ऑर्गेनाइज किए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, और उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने कुछ लड़ाई भी लड़ी, और बाद में वो उसी लड़ाई के दौरान उनकी फीवर की वजह से डेथ हो गई. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. आखिरकार ऑटोमन एम्पायर को हार माननी पड़ी. 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी? 1832 में साइन हुई थी. इस ट्रीटी के जरिए जो सबसे अहम काम हुआ था वो ये हुआ था कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्निशन मिल गई थी. आगे आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि नेशनलिस्टिक फीलिंग दोबारा कैसे जागृत हुई यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के बीच में, ठीक है. और रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है, देखो उस वक्त एक कल्चर शुरू हुआ रोमांटिसिज्म, ठीक है. रोमांटिसिज्म में क्या होता था? रोमांटिसिज्म एक कल्चर था, एक लिटरेरी कल्चर था एक तरीके का. मतलब पेंटर्स ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे, आर्टिस्ट ऐसा आर्ट वर्क करते थे, ठीक है. और जो लिखने वाले थे, जो पोएम्स वगैरह लिखने वाले थे, वो ऐसे क्रिएशंस करते थे जो कि सपोर्ट करते थे नेशनलिज्म को. तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. जो नेशनलिज्म की भावना यूरोपियन लोगों में जागी, वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से नहीं जागी, सिर्फ लड़ाइयों और किंग्स का एक दूसरे के एम्पायर्स के ऊपर कब्जा करने की वजह से नहीं जागी. कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन के आइडिया को लोगों के दिमाग में क्रिएट करने के लिए. आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरीज ने, म्यूजिक ने भी, इन सब लोगों ने लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अब हम देखते हैं रोमांटिसिज्म की तरफ. रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, यानी इसमें कुछ लड़ाई नहीं हुई थी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ ऐसा आर्टवर्क क्रिएट किया जाने लगा, कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स क्रिएट किए जाने लगे जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देते थे. रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. वैसे तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिसिज्म के दौरान जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, ठीक है, जो पोइट्स थे, उन्होंने रीजन और साइंस के को क्रिटिसाइज किया है,
ठीक है, रीजन और साइंस के, रैशनैलिटी के वो खिलाफ थे एक तरीके से, ऐसा कहा जा सकता है उनके बारे में। ठीक है, और उन्होंने मेन जो क्रिएशंस की मेन जो रचनाएं रची वो लोगों के इमोशन, इंट्यूशन और उनकी मिस्टिकल फीलिंग्स को लेकर रची, यानी लोगों को अंदर से इन्फ्लुएंस करने की उन्होंने कोशिश की। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। उन्होंने कुछ ऐसे जो है वर्क्स लोगों के सामने वो लेके आए जिससे एक कलेक्टिव हेरिटेज जो है लोगों के सामने आई। जैसे कि मान लीजिए फ्रांस के लोग हैं, सपोज फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, तो फ्रेंच आर्टिस्ट जो थे, जो फ्रेंच पोइट्स थे, वो अपनी पोएम्स के जरिए, और जो आर्टिस्ट थे वो अपनी आर्ट के जरिए पुराने फ्रेंच आर्टिस्ट को, पुराने फ्रेंच कल्चर को ग्लोरीफाई करने लगे, और लोगों को प्राउड महसूस होने लगा, अरे ये काम तो हमारे यहाँ रहने वाले फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले एक पोइट ने किया है, एक आर्टिस्ट ने किया है, हमारे राजाओं ने इतने बढ़िया बढ़िया डिसीजंस लिए हैं। तो एक कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर आने लगी, एक कलेक्टिव कल्चरल पास्ट की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर आने लगी। अब यहाँ पे इसने देखिए एक पिक्चर दिखाया है, इस पिक्चर के अंदर मासकर दिखाया गया है, कत्लेआम दिखाया गया है कियोस में। ठीक है, यूजीन डिलेक्रोइक्स में 1824 में, ये फ्रेंच पेंटर डिलेक्रोइक्स का क्रिएशन है। ठीक है, ये एक रोमांटिक पेंटर्स में से एक थे, रोमांटिसिज्म के दौरान जो पेंटर फेमस हुए थे उनमें से एक थे। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग है, यहाँ पे इसका साइज दिखा रखा है। ठीक है, और इसमें एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया, इस पेंटिंग में एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया है, जिस इंसिडेंट में 20,000 ग्रीक्स लोगों को तुर्क किंग्स ने मार दिया था आइलैंड ऑफ कियोस में। ठीक है, इस इंसिडेंट को और ज्यादा इमोशनल तरीके से पोर्ट्रे किया गया इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में विमेन और चिल्ड्रन की सफरिंग दिखाई गई है, ऐसे कलर्स यूज किए हैं डिलेक्रोइक्स ने जो लोगों को अपील करते हैं, लोगों की भावनाओं को जगाते हैं। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। कुछ और रोमांटिक, काफी सारे रोमांटिक पोइट्स और आर्टिस्ट हुए हैं। एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, जिनका ये क्लेम था कि असली जर्मन कल्चर जो है वो आम लोगों के बीच है। आम लोग जो गाने गाते हैं, जो फोक सॉन्ग्स गाते हैं, जो फोकलोर है, उसमें बसता है असली जर्मन कल्चर। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वोकजिस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। तो जर्मनी के फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, वहां के जो लोकगीत थे, ठीक है, वहां के कल्चर में जो लोग गीत वगैरह गाया करते थे, जो डांसेस किया करते थे, उनकी हेल्प से ग्रीस के लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप करने की कोशिश की गई। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to be project of nation building। तो इन चीजों ने, फोकलोर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रीस लोगों को यूनिफाई करने में। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। अब यहाँ पे देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज पे, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज, जो आम बोलचाल की भाषा लोग यूज किया करते थे। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर फोकस करके और लोकल फोकलोर के ऊपर फोकस करके सिर्फ पुरानी हेरिटेज को ही जिंदा करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो इस स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, वो एक इलिटरेट पब्लिक तक अपना ओपिनियन, अपना विचार पहुंचाना चाहते थे। और अगर पब्लिक अनपढ़ है तो उस पब्लिक को पहली बात तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आती होंगी, आम बोलचाल की भाषा तो आती होगी, इसके अलावा उसको फोक सॉन्ग्स, फोकलोर, फोक डांसेस वगैरह उसको आते होंगे। तो इलिटरेट पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए जानबूझ के उस वक्त के लीडर्स ने इन चीजों को चुना, जैसे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और लोकल फोकलोर। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड व्हिच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। पोलैंड के केस में ऐसा ही हुआ, पोलैंड को 18th सेंचुरी में पार्टीशन किया गया था, बंटवारा किया गया था पोलैंड का। रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने उसको, पोलैंड को बांट दिया था। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language। वैसे तो पोलैंड को ग्रेट पावर्स ने, जो कि नेपोलियन के खिलाफ जीती थी वॉर में,
उन्होंने पोलैंड के हिस्से कर दिए थे, उसको बांट दिया था, और पोलैंड अब एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पोलिश लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बरकरार रखा गया म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए, और ये सब किया लिबरल नेशनलिस्ट लीडर्स ने और रोमांटिक क्रिएटर्स ने। कैरोल कुरपिंस्की, जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने कैरोल कुरपिंस्की का, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। वो अक्सर ओपेराज और म्यूजिक कंपोज करते थे, जिसके जरिए वो पोलैंड के नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। वो जो लोकल सिंबल्स थे, जो लोकल डांसेस थे लोगों के, उनकी हेल्प से लोगों को अवेयर करने की, मोबिलाइज करने की कोशिश किया करते थे। लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट फीलिंग को लोगों के अंदर जगाने में। रशिया ने जब पोलैंड के एक बहुत बड़े हिस्से को ले लिया वियना कांग्रेस के बाद, तो पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा के रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया गया फोर्सफुली। ऐसा वो लोग करना चाहते नहीं थे, लेकिन फोर्सफुली रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया गया। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन रशियन रूल के खिलाफ शुरू हुआ। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब लोगों ने सिर्फ विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि आर्म्ड रिबेलियन किया, यानी गोलियां बंदूकें वगैरह भी थी उन लोगों के पास, वो भी चलाई उन्होंने। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियन रूल के खिलाफ पोलैंड में, लेकिन रशियन एम्पायर ने उसको सक्सेसफुली काबू में कर लिया, उस रिबेलियन को, 1831 के आर्म्ड रिबेलियन को। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as weapon of national resistance. इसके बाद बहुत सारे क्लर्जी के मेंबर्स ने भी, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपनी नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाने के लिए जानबूझ के पोलिश लैंग्वेज को बढ़ावा देना शुरू किया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स। चर्च गैदरिंग्स में, चर्च में जब लोग इकट्ठा होते थे तो वहां पे पोलैंड की लैंग्वेज बोली जाने लगी। सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पोलिश लैंग्वेज में दी जाने लगी। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। जब ये सब होने लगा तो रशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पुजारियों और बिशप्स को जेल में डाल दिया, या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया, एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। जब इन लोगों ने रशियन लैंग्वेज में प्रीचिंग करने से, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से मना कर दिया, तो इनको कहां भेज दिया गया? साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के तौर पे। यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यानी पोलिश लैंग्वेज एक हथियार बनी, एक तरीके से लैंग्वेज एक हथियार बनी रशियन डोमिनेंस के खिलाफ पोलैंड के लोगों का। आगे आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। जो 1830s थे, उन सालों में यूरोप के कई इलाकों में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने को मिल रही थी। यानी जो गरीब तबका था वो काफी परेशान था, उनकी वेजेस तो बढ़ नहीं रही थी, और जो घर में काम आने वाली चीजें थी उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। यानी पॉपुलर अनरेस्ट था लोगों के बीच में डायनेस्टिक रूलर्स के खिलाफ। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था 1800 से 1850 के बीच में, उसमें यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी, और यानी जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे, जॉब कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। गांव में जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो वो शहरों में आने लगे काम की खोज में, और शहरों में स्लम्स डेवलप होने लगे, झुग्गी झोपड़ियां डेवलप होने लगी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो छोटे छोटे सामान बनाने वाले स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे शहरों में, उनको इंग्लैंड से खरीद के लाई गई, इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए मशीन मेड चीप गुड्स से काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। यह भी इकोनॉमिक हार्डशिप का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था। देखिए क्या था एक बहुत बड़ा कारण? एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इंग्लैंड से जो मशीन से बने सस्ते सामान इंपोर्ट होके आ रहे थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, वो काफी सस्ते थे। तो वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स, उन कंट्रीज के, उन यूरोपियन कंट्रीज के लोकल प्रोड्यूसर्स उन की ना तो कीमतों को कंपीट कर सकते थे और ना ही उनकी क्वालिटी को कंपीट कर सकते थे। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में काफी पहले आ गया था बाकी कंट्रीज के मुकाबले। ठीक है, ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, इंग्लैंड में क्योंकि पहले आ गया था रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसलिए वहां पे काफी सामान सस्ते में बन जाता था।
ठीक है, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। जो मेन सेटबैक मिला इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स की वजह से, वो मिला टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। टेक्सटाइल मतलब कपड़े से जुड़ा काम, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को, क्योंकि उन दिनों ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में टेक्सटाइल का ज्यादातर काम जैसे वीविंग वगैरह, स्पिनिंग वगैरह, ये घरों में करते थे लोग, और ये काम पार्टली मैकेनाइज्ड था, यानी कुछ काम हाथ से किया जाता था और कुछ काम मशीनों से किया जाता था। जबकि इंग्लैंड से आने वाला सामान टोटली मैकेनाइज्ड था, तो इसलिए वो ज्यादा सस्ता पड़ता था। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed powers, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. यूरोप के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां पे आज भी अरिस्टोक्रेसी के हाथ में पावर थी। अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं। वहां पे जो किसान थे उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, ठीक है, वो जो अपना किराया था जमीन का वो पूरा नहीं दे पाते थे, उनको ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता था और वो कभी अपना ड्यूज, अपना कर्ज कभी उतार ही नहीं पाते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। ठीक है, जब फूड प्राइसेस बढ़े या बैड हार्वेस्ट हुई, यानी खेती में फसल अच्छी नहीं हुई, तब वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म हुआ। पॉपरिज्म का मतलब गरीबी। जो टाउन्स और गांव में रहने वाले लोग थे, शहरों में गांव में रहने वाले लोग थे, जो कि छोटा मोटा काम करते थे, जिनकी अर्निंग ज्यादा नहीं थी, उनको सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा तब, जबकि खेती तबाह हो गई, खेती अच्छे से नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, या फिर फूड प्राइसेस बढ़ गए, तब उनके लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया। 1848 एक ऐसा ही साल था जब फूड प्राइसेस बढ़े और हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। हुआ क्या था देखिए, 1848 में हुआ क्या था, फूड प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, लोगों की जो दिहाड़ी मजदूरी लोगों को मिलती थी, वेजेस जो लोगों को मिलती थी, वो बढ़ नहीं रही थी। गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी लोगों में, लोग भूख से परेशान थे। इस वजह से पेरिस की सड़कों पे आम लोग उतर आए थे। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब सड़कों पे बैरिकेड्स लगा दिए गए जनता को रोकने के लिए। लुई फिलिप अपनी जान बचा के भाग गया। लुई फिलिप जो था वो बोर्बन डायनेस्टी का किंग था, जो उस वक्त फ्रांस को रूल कर रहा था। ठीक है, उसको पता था हो सकता है उसके साथ भी वही हो जो उसके एंसेस्टर्स के साथ हुआ था, लुई 16 के साथ हुआ था। उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था पब्लिकली, पूरी पब्लिक के सामने उसको फांसी दे दी गई थी। तो उसको लगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो, गुस्साई भीड़ कहीं मुझे टारगेट ना कर ले, इसलिए वो फ्रांस से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पे दिखा रखा है पीजेंट सरप्राइजिंग, दिखा रखा है इस पिक्चर में आपको, फिगर 9 में। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, किंग वहां से भाग जाता है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। किंग के जाने के बाद, क्योंकि देखिए जुलाई 1830 के आसपास फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। राजा अभी भी था, पावर काफी थी उसके हाथ में, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन था राजा की पावर पे लिमिट लगाने के लिए। लेकिन 1848 में जब फ्रांस की कंडीशंस खराब हुई, तब किंग वहां से भाग गया। पीछे से नेशनल असेंबली ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिक में यह फर्क होता है, रिपब्लिक में कोई राजा नहीं होता है, ठीक है, ना नाम का ना काम का, किसी तरह का राजा नहीं होता है। वोट डाल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और वो देश को चलाते हैं। ठीक है, 21 साल से ऊपर के सभी मेल्स को वोटिंग राइट्स दे दिए गए एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। और न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली ने यह कहा कि आपको राइट टू वर्क देंगे हम, ठीक है, आपको बाकी अधिकार तो मिलेंगे, राइट टू वर्क भी मिलेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म करेंगे। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। जगह जगह पे नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई लोगों को उनके हुनर के अकॉर्डिंग काम दिलवाने के लिए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। इससे पहले 1848 के इस स्ट्रगल से पहले सिलेसिया में रहने वाले वीवर्स ने 1845 में वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल किया था। ठीक है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स? वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश्ड गुड्स उनसे खरीद के लेके जाते थे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी पेमेंट्स काफी कम कर दी, यानी मजदूरों की मजदूरी, वीवर्स की जो वीविंग कॉस्ट थी वो काफी कम कर दी। जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ ने
सिलेशियन विलेज में जो इवेंट्स हुई उनको अपने आर्टिकल के जरिए कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। देखिए क्या लिखा है विल्हेम वॉल्फ ने वीवर्स के स्ट्रगल के बारे में। इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. ये जो गांव है जिनमें लगभग 18,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कॉटन वीविंग है। ठीक है, लोग कॉटन को वीव करते हैं, टेक्सटाइल से जुड़ा काम है ये। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यहाँ पे लोग बड़ी बुरी हालत में हैं। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, बेरोजगारी क्रिएट हुई है आमजन के बीच में, उसका यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने फायदा उठाया और जो पेमेंट देते थे वीवर्स को, वो पेमेंट उन्होंने काफी कम कर दी। फिनिश्ड गुड्स का प्राइस जो वो दे रहे थे वो काफी कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो कम रेट पे भी लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे। On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mention of their contractor demanding higher wages. 4th June 2 p.m. को दोपहर को 2 बजे एक बहुत बड़ी भीड़ वीवर्स की अपने घरों से निकली और अपने कॉन्ट्रैक्टर के जो मेंशन था, जो बहुत बड़ा बंगला था, कोठी थी कॉन्ट्रैक्टर की, उसकी तरफ बढ़ी। कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करने लगे कि हमें हमारी मजदूरी फेयर अमाउंट में दीजिए, हमारी मजदूरी बढ़ाइए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली, लेकिन उनको जैसे स्कॉन का मतलब होता है जब हम किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, भद्दा सुगला दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनको इस तरह की ट्रीटमेंट मिली और उनको धमकाया कॉन्ट्रैक्टर ने। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस। इस चीज से भड़क के कुछ जो वीवर्स थे वो उस मेंशन में घुस गए, कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन में घुस गए। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पोर्सलेन, जो कीमती विंडोज थी, सामान था, पोर्सलेन का फर्नीचर था, उसको तोड़ना शुरू कर दिया भीड़ ने। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। एक और ग्रुप, वीवर्स का एक और गुस्साया ग्रुप स्टोर हाउस में घुस गया, कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर हाउस में घुस गया, लूट लिया स्टोर हाउस को और जितना भी कपड़ा वहां पे स्टोर था उस सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस सबको तबाह कर दिया, सारे कपड़े को। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर फ्लड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज। कॉन्ट्रैक्टर जान बचा के भागा अपने परिवार के साथ पास के इस गांव में। विच हूएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। उस पड़ोसी गांव ने भी उस कॉन्ट्रैक्टर को शरण देने से मना कर दिया कि तेरे जैसे कॉन्ट्रैक्टर को हम इस गांव में नहीं रखेंगे। ठीक है, तू तो गरीबों के लिए वो बन के आया है, शराब बन के आया है। He returned 24 hours later having requisitioned the army. उसने आर्मी से हेल्प सीख करी उस कॉन्ट्रैक्टर ने। 24 घंटे बाद वो वापस आया आर्मी के साथ। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। आर्मी ने शूटिंग करी, गोलियां चलाई वीवर्स के ऊपर और 11 वीवर्स जो थे वो इस फायरिंग में मर गए। उन 11 वीवर्स को गोलियां लगी मतलब। ठीक है, आगे आता है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स की आखिर रेवोल्यूशन जो हुई 1848 में। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द 1848 अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। जो पुअर और अनएम्प्लॉयड लोग थे वो तो रिवोल्ट कर ही रहे थे, जो भूखे किसान थे वो तो रिवोल्ट कर ही रहे थे। इसके अलावा एक रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास भी चला रहा था कंजर्वेटिव रिजाइम के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ, डेमोक्रेसी को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से काफी ज्यादा जो है हालात खराब थे किंगशिप के लिए उस वक्त के यूरोप में। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 में फ्रांस में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मोनार्की को हटा दिया गया उसकी किंगशिप से और यूनिवर्सल मेल सफरेज डिक्लेयर कर दी गई। इसका मतलब फ्रांस में एक रिपब्लिक होगी अब और 21 साल से ऊपर के हर मेल को, फीमेल्स को नहीं, हर मेल को वोटिंग राइट दे दिया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, men and women of liberal middle class combined their demands of constitutionalism with national unification. यूरोप के और भी बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। देखिए, फ्रांस का और बाकी यूरोपियन इलाकों का
इतिहास थोड़ा सा अलग है। फ्रांस जो है वो काफी टाइम से एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट कर रहा था। 1789 में रेवोल्यूशन हो गया था मान लो, तो बाकी यूरोपियन नेशन से काफी पहले। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे स्ट्रगल भी हुआ और नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स भी लोगों में बढ़ने लगी। यानी वहां पे लोगों की डबल डिमांड्स थी। फ्रांस में तो फिर भी लोगों ने सिर्फ रिपब्लिक बनाई थी मोनार्की को हटा के, लेकिन जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में यहां पे लोगों की डबल डिमांड्स थी। पहली बात तो वो ये चाह रहे थे कि मोनार्की हटे और डेमोक्रेसी आए, रिपब्लिक बने हम। और दूसरा, वो अपने आप को एक सेपरेट नेशन स्टेट के तौर पे भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो उनकी एक तरीके से डबल डिमांड थी स्ट्रगल के दौरान। They took advantage of growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पॉपुलर अनरेस्ट का फायदा उठा के, ठीक है, अपनी डिमांड रखी। क्या डिमांड थी उनकी? कि एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाया जाए, जर्मनी को एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाया जाए, इटली को एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाया जाए, पोलैंड को एक सेपरेट नेशन स्टेट बनाया जाए, सेपरेट कंट्री बनाया जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड रखी, एक अलग देश की डिमांड रखी। और जो नया देश बनेगा वो पार्लियामेंटरी प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। पार्लियामेंटरी प्रिंसिपल्स का मतलब उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पे लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, राइट्स ऑफ मैन दिए जाएंगे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस वहां पे इंश्योर की जाएगी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी लोग एसोसिएशन बना के स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, ये अधिकार भी लोगों को मिलेंगे। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in city of Frankfurt. जर्मन इलाकों में, देखिए जर्मनी तो उस वक्त एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जो जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थी, जो जनरल जर्मन कन्फेडरेशन थी एक तरीके से, वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी उन इलाकों में। ठीक है, उन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाने के पीछे एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स का, बिजनेसमैन का और पैसा कमा चुके आर्टिजन्स का हाथ था। यानी मेन इस स्ट्रगल को उन्होंने लीड किया था। ठीक है, अब ये सब फ्रैंकफर्ट में एक साथ आए, जो ये सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने वाले थे, ये सारे फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ आए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए, अभी भी वो ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा है। ठीक है, एक किंग के अंडर है अभी भी जर्मनी के ये जो जगह हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने एसोसिएशंस बनाई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया और उस पार्लियामेंट में वोटिंग करके एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाया। 18 मई 1848 को 831 elected representative marched in festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। 831 लोगों को चुना था उन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने आपस में मिलकर, उन सब लोगों ने वोटिंग करके आपस में मिलके 831 लोगों को चुना। और इन 831 लोगों ने पहली पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, पहली पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए, यानी सारे जर्मनी को इकट्ठा करके, पूरे जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को इकट्ठा करके एक जर्मन नेशन की डिस्क्रिप्शन दी और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, और उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रास्ता अपनाया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेंगे, यानी हमारा एक राजा होगा, लेकिन राजा को कानून के हिसाब से इस देश को चलाना पड़ेगा। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it. अब इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पर्शिया के किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV को जर्मनी का राजा बनने को कहा और उसको क्राउन ऑफर किया, यानी उसको राजा बनने की का न्योता दिया एक तरीके से, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं राजा बनूंगा तो एब्सोल्यूट पावर्स के साथ बनूंगा,
मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन नेशंस के बाकी मोनार्क्स के साथ चला गया, ठीक है, इस पॉपुलर अपराइजिंग के खिलाफ। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कैसे कमजोर होने लगा? क्योंकि अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो लोगों की आवाज थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। पार्लियामेंट जो बना था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसमें मेनली मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो वर्कर्स की डिमांड, आर्टिजन्स की डिमांड को ज्यादा नहीं मान रहे थे। इसीलिए वर्कर्स, आर्टिजन्स ने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो पावर थी वो कम हो गई, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। यानी धीरे धीरे जिस एंथुजियाज्म के साथ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, वो पब्लिक सपोर्ट अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से दूर होने लगा। In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. आखिरकार राजा ने अपनी ट्रूप्स भेज दी वहां पे, सेना भेज दी वहां पे, और उस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, एक तरीके से डिसबैंड कर दिया। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. अब लोग लिबरल मूवमेंट तो चला रहे थे, मोनार्क्स को हटा के डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन लिबरल मूवमेंट के अंदर ही अंदर विमेन राइट्स के लिए, औरतों के हकों के लिए भी एक आवाज उठ रही थी। लेकिन इस आवाज को सारे लिबरल्स सही नहीं मानते थे। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द इयर्स। वैसे तो जो लिबरल मूवमेंट्स हो रही थी उनमें विमेन का काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। विमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। औरतों ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना के लिबरल मूवमेंट को सपोर्ट किया था। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स शुरू किए थे। टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी उनमें औरतें पार्टिसिपेट करती थी। जो डेमोन्स्ट्रेशन होती थी सरकार के खिलाफ, जो हड़ताल वगैरह होती थी, उन सब में औरतें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स। लेकिन इसके बावजूद भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए जब असेंबली इलेक्शंस हुए जर्मनी में। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुआ सेंट पॉल चर्च में, उस वक्त विमेन को वोट करने का, बोलने का अधिकार नहीं था। सिर्फ एज ऑब्जर्वर्स वो पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी देखने वालों की तरह, स्पेक्टेटर्स की तरह, दर्शकों की तरह उनको जो है पार्टिसिपेट करने दिया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। यही चीज ऊपर यहां पे भी दिखाई गई है। ऊपर की गैलरी में जो है औरतें एज ऑब्जर्वर्स हैं, और नीचे की यहां पे नीचे की तरफ जो है वो एक्टिव सिटीजन्स हैं, यानी मेल मेंबर्स हैं। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। वैसे तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जो किंग्स वगैरह थे, मोनार्क्स वगैरह थे, उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स, 1848 के लिबरल मूवमेंट्स को सक्सेसफुली काबू कर लिया था, लेकिन पुराने सिस्टम को पूरे तरीके से एस्टेब्लिश वो नहीं कर पा रहे थे। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and depression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब जो किंग्स थे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, वो ये बात समझ चुके थे कि लोग बार बार रेवोल्यूशन करेंगे, बार बार मूवमेंट्स करेंगे और अल्टीमेटली हमें हटा दिया जाएगा। इसलिए वो इस बात को राजी हो गए कि लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ कंसेशंस, कुछ छूट दी जाए, यानी हम पूरे तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट किंग बन के ना रहें, लोगों को कुछ हक अधिकार वगैरह दें। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. इसीलिए 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो किंगशिप थी सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में, उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग चाहते थे, जो लिबरल्स चाहते थे, और जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी गई।
सर्फडम खत्म कर दिया गया। सर्फडम का मतलब होता है जो किसान थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, वो दूसरे की जगह पे खेती करते थे पूरी जिंदगी भर। बॉन्डेड लेबर क्या होता है, दूसरे की जमीन पे तब तक खेती करनी पड़ती थी फ्री में, किसी भी किसान को, किसी भी बंदे को उसके यहां नौकरी करनी पड़ती थी जब तक कि उसका कर्ज ना चुकता हो जाए। ठीक है, इनको खत्म कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियंस में भी और रशिया में भी। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। और जो हैब्सबर्ग एम्पायर के रूलर्स थे उन्होंने और ज्यादा थोड़ी सी ढील दे दी, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे दी हंगेरियंस को 1867 में, जो कि एक सेपरेट नेशन स्टेट की डिमांड उठा रहे थे। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो एक फुल फ्लेज स्ट्रगल्स ना कर पाए, उनको थोड़ा बहुत पैसिफाई किया जाए, थोड़ा बहुत शांत किया जाए, थोड़ी बहुत कंसेशंस देके, इसीलिए 1848 के बाद थोड़ी सी छूट मिलने लगी किनको, लिबरल नेशनलिस्ट को, और जो मूवमेंट्स लोग उठा रहे थे उनको। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में इतना ही, आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 4 वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।